हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। और मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, आप पीडीएफ की टेंशन ना लें, वो काम मेरा है, मैं भेज दूंगा अभी पीडीएफ को। लेकिन जितना भी आपको पढ़ाया गया है, कम से कम वीडियो लेक्चर को देख के तो आप नोट्स बना सकते हो ना। वो काम तो आप कर लीजिएगा, और पीडीएफ में दूँ जब उसका प्रिंट ले लेना और लिख लेना, उसमें कोई समस्या वाला विषय है नहीं। तो बार बार ऐसा करके अच्छी बात नहीं लगती है, ठीक है। आप बाकी आगे समझदार हो, आप जानते हो इस चीज़ को, वो काम मेरा है, मैं कर लूँगा। आप लेक्चर को देखो, अगर लेक्चर में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए भाई, मैं आपके डाउट को तुरंत सॉल्व करूँगा। और मैं बताया था आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे। एक तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है। किसी भी चीज को रेगुलर तरीके से अरेंज करना, यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से जमाने का जो क्रम होता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और हमने पढ़ा था इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर व्यवस्थित रूप से जमाओगे तो जमाने के बाद जो पूरा तरीका बनेगा उस तरीके का नाम क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम उसे? बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपके साथ डायग्राम बनाया था एक ऐसा कि सबसे पहले कौन आती है? गामा रे आती है, फिर अपने पास एक्स रे आती है, फिर अपने पास यूवी आती है, फिर अपने पास विजिबल आता है, फिर अपने पास कौन सा आता है? आईआर आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, और लास्ट में कौन सा आता है हमारे पास? रेडियो वेव। इधर से इधर जाने पर लैम्डा क्या होती है? बढ़ती है, तो एनर्जी क्या होगी? घटती है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। टाइम पीरियड बढ़ेगा और वेव नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप प्रिज्म से एक वायलाइट डालते हो तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूट जाती है? 7 रंगों में। और उन 7 रंगों को अगर आप एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कलेक्ट कर लोगे तो जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे उसे हम? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे उसे हम? स्पेक्ट्रम। और मैंने आपसे कहा था वैसे तो ये सीधी निकलनी चाहिए थी, बताया था मैंने मैंने आपको क्या बताया था? वैसे तो ये किरणें ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना निकलेंगे, ऐसे घूम जाती है। यानी यहां पर जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल। क्या बोलते हैं इसे? डिस्पर्जन एंगल। जो किस किस बातों पर निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है एनर्जी पर, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और ये डिपेंड करता है लैम्डा पर। यानी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि स्पेक्ट्रम का बेसिक में होता क्या है। क्लियर बात है। आज बात करते हैं इससे आगे के बारे में, क्योंकि हमें जो डिस्कस करना है उसका नाम है जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम उसका? उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें इसके बारे में डील करना है। हमें जानना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना आवश्यक है। तो पहले मैं उस आइडिया के बारे में बताऊंगा आपको, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। सुनो भाई बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, किसके बारे में बात करूं? स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम सामान्य रूप से 2 तरीके से निर्धारित होते हैं भाई। अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रम के बारे में तो स्पेक्ट्रम जो है वो सामान्य रूप से 2 प्रकार से क्या किए गए हैं? क्लासीफाई। या मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बेस्ड ऑन नेचर, एक तो बांटा गया है उसे प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर, प्रकृति के आधार पर। और एक उसे बांटा गया है बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर। यानी स्पेक्ट्रम को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है नेचर के आधार पर और एक बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। यानी एक तो बांटा गया है प्रकृति के आधार पर और एक बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है,
प्रकृति के आधार पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। एक होता है डिसकंटिन्यूअस। एक क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। जानते हो आप डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है क्रमबद्ध तरीका और एक होता है जिसका क्रमबद्ध तरीका नहीं होता। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ रही है आपको? स्पेक्ट्रम को सामान्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो बांटा है प्रकृति के आधार पर और एक बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपके पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक आपके पास होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और उत्पत्ति के आधार पर भी स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसे हिंदी में बोलते हैं अवशोषण, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और एक होता है अपने पास एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, इसे बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये होते दो प्रकार के, यानी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। और उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ आ रही है आपको? यानी आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उनको बांटने के दो भाग हैं। एक तो बांटा गया है प्रकृति के आधार पर और एक बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक आपके पास कौन सा होता है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और उत्पत्ति के आधार पर जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हो आप अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक आपके पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम जिसे आप बोलते हो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बात समझ आ गई? यहां तक की बात यहां तक क्लियर है कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होंगे और उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होंगे। प्रकृति के आधार पर होगा एक तो कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। और उत्पत्ति के आधार दो प्रकार होता है, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं तुमको चारों के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या होता है। यानी इन स्पेक्ट्रम को मतलब क्या हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है ये? अपने पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और ये अपने पास क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है? पहले तुमको इन चारों के बारे में जानकारी देनी होगी कि सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले इन चारों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। यानी पहले आपको इन चारों के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही आप क्या सीख पाओगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो जी, सबसे पहली बात ये कि सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, तो सुनो मैं कहूंगा इसका मतलब ये होता है जब लगातार लाइनों के मध्य, जब जो आपके पास, सोचो आपने, मैंने बताया था आपको कि मान लो आपके पास ये प्रिज्म था, मैं बता देता हूं यहां पर आपको, ये आपके पास ये प्रिज्म था। इस प्रिज्म में आपने डाली थी व्हाइट लाइट। क्या डाली थी आपने? यहां पर डाली थी आपने व्हाइट लाइट। क्या डाली थी? व्हाइट लाइट। पहले देख लेता हूं आपको कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ जी, क्लियर है सर। आपके पास ये प्रिज्म था, साफ साफ बनाता था कि आपकी बातें और अच्छी तरह समझ में आए। ये आपके पास प्रिज्म था, इस प्रिज्म में डाली आपने व्हाइट लाइट। क्या डाली आपने? यहां पर डाल दिया आपने व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट डाल दी? व्हाइट लाइट। तो आपने देखा था कि ये जो व्हाइट लाइट थी, ये व्हाइट लाइट ऐसे ना जाके ऐसे आ रही थी। पता आपको उस चीज के बारे में? ऐसे आ रही थी नहीं, ये आ रही थी ऐसे, और यहां पर आपके पास बन रहा था एक बैंड, ऐसे बन रहा था। यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जब आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये कौन सी प्लेट थी? ये कौन सी प्लेट थी हमारे पास? इसे बोला था हमने फोटोग्राफिक प्लेट। कौन सी प्लेट बोला था? फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर आपके पास बैंड आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? अगर आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पर, आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो लाइनें आ रही हैं, अगर आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, मान लो आपके पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो लाइनें आ रही हैं, जो लाइनें आ रही हैं, इन लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी लगातार लाइनें आनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष में, आपने देखा इंद्रधनुष में अगर यहां पे पीला आता है तुरंत उसके ऊपर क्या आ जाता है? हरा, गुलाबी, जो भी है सारे के सारे रंग बताओ एक साथ आते ही नहीं आते। यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा? जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो लाइनें आती है उन लाइनों में कोई भी अंतराल नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। यानी आपके पास जैसे मान लो यहां पर रेड कलर आया, जैसे मान लो यहां पर आया VIBGYOR, विबग्योर आ गया,
तो रेड के नीचे तुरंत क्या मिलेगा, जहां पर रेड समाप्त होगा वह तुरंत नीचे क्या मिल जाएगा आपको, ऑरेंज। जहां ऑरेंज समाप्त होगा तुरंत आपको नीचे क्या मिल जाएगा, येलो। जहां येलो समाप्त होगा तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, ग्रीन। जहां ग्रीन समाप्त होगा तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू। जहां ब्लू समाप्त होगा तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, इंडिगो। और जहां पर इंडिगो समाप्त होगा तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, वायलेट। यानी लगातार मिलेगा आपको, बीच के अंदर कोई भी आपको गैप दिखाई नहीं देगा। यानी उन रंगों के बीच में आपको कोई भी अंतराल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल रेगुलर तरीका होगा। उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या होता है, वह स्पेक्ट्रम जिसमें आने वाली लाइनों के मध्य, यानी जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर आने वाली लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होता है, उसे बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसे क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जो बैंड के ऊपर जो लाइनें आएंगी, जो भी लाइनें आएंगी, इन लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल यहां पर उपस्थित नहीं होगा। उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ आ रही है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, लाल कलर है उसके ऊपर तुरंत, यानी जो भी कलर वहां पर आ रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, उनके बीच में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा कि यहां पर तो आपके पास लाल रंग आ गया और इसको यहां, ये तो अपने पास लाल रंग आ गया और एक प्लेट आपके पास यहां रही है, यानी बीच में खाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे आप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं कहोगे। यानी लाल है तो तुरंत उसके ऊपर कौन सी लाइन आएगी, जो भी आना चाहती सारी लाइनें आ जाएंगी, यानी उनके मध्य कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होगा। उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई, वापस बोल रहा हूं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वह स्पेक्ट्रम जिसके अंदर जो लाइनें आती है फोटोग्राफिक प्लेट पर, उनके मध्य में कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होता, लगातार लाइनें होती है। रेड के नीचे क्या होगी, तुरंत ऑरेंज मिलेगी, ऑरेंज के नीचे येलो मिलेगी, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर व्हाइट, यानी इनके मध्य आप कोई भी गैप नहीं दे सकते। उस स्पेक्ट्रम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ आ गई। अब दूसरा होता है डिसकंटीन्यूअस। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अधिकतर सुनो, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मैं जो बात बता रहा हूं उस बात को ध्यान सुनना, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके पास एटम है, उन सारे के सारे जो एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं कौन से होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। कौन से होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। यानी जितने भी आपके पास अणु है, जितने भी आपके पास परमाणु है, उनके जो भी स्पेक्ट्रम बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। क्या होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। और जानते हो ना डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिनमें जो अपने पास लाइनें आती है उन लाइनों के मध्य क्या आते हैं, अंतराल। क्या आते हैं, अंतराल। यानी कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लो आपके पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो आपको एक लाइन तो दिखेगी यहां पर, एक लाइन दिखेगी आपको 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 यहां पर। यानी इन लाइनों के बीच देखो ये गैप दिखेगा आपको, ये आपको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा, जबकि यहां पर ऐसा गैप दिखाई नहीं देता है। यानी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिनमें लाइनें आपस में क्या होंगी, बिल्कुल जुड़ी होंगी, उनके मध्य आपको कोई भी अंतराल दिखाई नहीं देगा। लेकिन डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिनमें लाइनों के मध्य क्या दिखेगा आपको, गैप। क्या दिखेगा, गैप। बताओ डिसकंटीन्यूअस है कि नहीं, डिसकंटीन्यूअस। और जितने भी अणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनके जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। बात समझ में आ गई आपको, बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ध्यान से देख लीजिए आप, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिनमें लाइनों के मध्य, जिनमें लाइनों के, ये लाइनें होती है ना, ये लाइनें दिखाती है एनर्जी को। किसको दिखाती है, एनर्जी को। ये जो लाइनें होती हैं स्पेक्ट्रम में, जो लाइनें बनती है, ये लाइनें किसको दिखाती है, एनर्जी को। किसको दिखाती है, एनर्जी को। भाई ये लाइनें लाल कलर की है, मान लो ये लाइन लाल कलर की है, तो लाल कलर के पास लैम्डा होगी कि नहीं होगी, इसके पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी, इसके पास फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। तो ये जो लाइनें बनती है किसको दिखाती है, एनर्जी को। किसको दिखाती है, एनर्जी को। तो क्या होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होता, लगातार लाइनें होंगी, उन्हें बोलोगे आप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, जिनमें लाइनों के मध्य क्या दिखाई देता है, अंतराल, उसे बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनके सबके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं। जितने भी अपने पास अणु है, जितने भी अपने पास परमाणु है, उनके सबके सब स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। कहानी क्लियर है यहां तक की, पता लग गया आपको कि प्रकृति के आधार पर आपके पास जो स्पेक्ट्रम है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, कंटीन्यूअस, और एक हमारे पास कौन सा होता है, डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिनमें लाइनों के मध्य क्या नहीं दिखाई देता, कोई भी अंतराल। डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, जिनमें लाइनों के मध्य क्या दिखाई देता है आपको, ये स्पेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ये स्पेस। और जितने भी हमारे पास परमाणु है, जितने भी हमारे पास अणु है, उनके सारे के सारे स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। कैसे होते हैं, डिसकंटीन्यूअस। बात समझ आ गई आपको कि प्रकृति के आधार पर हमारे पास स्पेक्ट्रम कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार की, एक होता है कंटीन्यूअस, एक हमारे पास होता है डिसकंटीन्यूअस।
कंटिन्यूस क्या होता है? जिनमें लाइनों के मध्य कोई अंतराल नहीं पाया जाएगा। डिसकंटिन्यूस क्या होता है? जिनमें लाइनों के मध्य क्या पाया जाता है? अंतराल। ये होता है मॉलिक्यूल अणु में, यानी अपने पास जितने भी अणु हैं, जितने भी परमाणु, उनमें सब में स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? डिसकंटिन्यूस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस। बात करते हैं आगे की। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। भाई हमको हमारी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल से काम है, हमको हमारी केमिस्ट्री में परमाणु से काम है, तो हम जितने भी स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे बताओ? डिसकंटिन्यूस होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल के और एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूस। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूस। तो हमको हमारी केमिस्ट्री में इनको तो पढ़ना है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? डिसकंटिन्यूस। कैसे होंगे? डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होंगे। बात समझ आ गई आपको यहां तक की? अब मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करता हूं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। सुनो भाई बात ध्यान से, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हमको डिस्कस करनी पड़ेगी कि अपने पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यानी जो अपने पास अवशोषण स्पेक्ट्रम है, वो होता क्या है? क्या होता है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम? उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं तुम्हारे साथ कि अपने पास अवशोषण स्पेक्ट्रम होता क्या है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके बारे में तो हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये साथ में लिख देता हूं इसके साथ ही, एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। कहानी क्लियर है? एक तो हमारे पास होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तुम जानते हो क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइनों का जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम कलेक्शन करते हैं उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। अब यहां पर क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन। क्या लिखा है यहां पर? एब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एमिशन। यानी ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइनों को अवशोषित करने से बनेगा, एनर्जी को अवशोषित करने से बनेगा, और ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो आपके पास जो फोटोन होते हैं उन्हें किससे बनेगा? एमिट करने से, यानी उन्हें बाहर निकालने से बनेगा। इसमें क्या होगा? इसमें फोटोनों का, यानी ये स्पेक्ट्रम का बनेगा, इसमें फोटोन जो है, इसमें जो फोटोन है वो क्या होंगे? अवशोषित होंगे। क्या होंगे? अवशोषित होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें जो फोटोन है, जो फोटोन है वो क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे? यानी यहां से तो इस स्पेक्ट्रम में तो फोटोन बाहर निकाले जाएंगे और इस स्पेक्ट्रम में जो फोटोन है वो क्या किए जाएंगे? अवशोषित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? अवशोषित किए जाएंगे। नाम से पता लग रहा है आपको, इसका नाम है अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसका नाम है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। यानी यहां पर तो फोटोनों को लिया जाएगा और यहां पर फोटोनों को दिया जाएगा। किस प्रकार अवशोषित होंगे, किस प्रकार उत्सर्जित होंगे, वो बात मैं अभी करने वाला हूं। लेकिन आप ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। एमिशन कैसे बनता है? एनर्जी को एमिट का मतलब होता है बाहर निकालना। ये तो फोटोनों को बाहर निकालेगा और ये फोटोनों को अंदर लेगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, इसे बोलेंगे एमिशन। इसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? एमिशन। बात समझ आ रही? अब सुनो भाई, आगे की बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे। सुनो भाई, अगर आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाएगा फिर एमिशन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मान लो आपके पास एक सैंपल है, देखना बात को ध्यान से, आपको पूरी बातें यही क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो आपके पास एक सैंपल है, ये आपके पास एक सैंपल है, सैंपल कुछ के ले सकते हो आप, कोई सी एक अपने पास गैस सैंपल, अपने पास वो गैस है, उस गैस का ले लिया आपने सैंपल, ये उस गैस का सैंपल है। आपने क्या किया? इस गैस के सैंपल पर अलग अलग कलर की वेवलेंथ डाल दी। क्या डाल दिया आपने इसके ऊपर? आपने इसके ऊपर अलग अलग तरह की क्या डाल दी? वेवलेंथ। जानते हो ना वेवलेंथ क्या होती है? लैम्बडा। क्या होती है? लैम्बडा। क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी। मान लो कि आपने यहाँ डाल दी λ1, यहाँ डाल दी λ2, यहाँ डाल दी λ3, या λ4, या λ5, या λ6, λ7, λ8, λ9, एक को डाल देते हैं λ10। ठीक है जी। आपके पास क्या था? आपके पास एक सैंपल था गैस का। इस सैंपल पे आपने क्या की? 10। ये लैम्बडा क्या होती है? लैम्बडा का मतलब जानते हो ना आप क्या होती है? वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। बताया था मैंने आपको, लैम्बडा का मतलब क्या होती है? वेवलेंथ। हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। ठीक है। इस गैस के सैंपल पर आपने 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चीज को सीखना ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है। इस गैस के सैंपल पर आपने 10 वेवलेंथ, बताओ λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, λ8, λ9, λ10, बताओ इनकी वेवलेंथ अलग अलग है कि नहीं? सबकी वेवलेंथ अलग है। आपने क्या किया? इस गैस के सैंपल पर ये 10 वेवलेंथ डाल दी। अब इसमें क्या होगा? ये जो सैंपल है सारी वेवलेंथ को तो लेगा नहीं भाई। ये जो सैंपल है क्या सारी वेवलेंथ को ले लेगा? क्या ये इनमें से कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ को लेगा, जो भी रखना चाहता है। ये जो गैस सैंपल है, उस गैस सैंपल, भाई आपके पास एक सैंपल था, इस सैंपल पर आपने 10 क्या की? आपने λ1 से लेकर λ10 तक की 10 किरणें इसके ऊपर डाल दी और यहां पर लगा दिया आपने फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी यहां पर? आपने यहां पर लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है साहब, लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या होगा? आपने सैंपल लिया, इस सैंपल के ऊपर आपने λ1 से लेकर λ10 तक की क्या डाल दी? किरणें, और वहां पे लगा दिया आपने फोटोग्राफिक प्लेट। अब सुनो,
अब सारी वेवलेंथ को तो ये लेगा नहीं, ये कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ को लेगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये जो λ1 थी ये सैंपल से टकराई और यहां से हो गई ये बाहर, क्या हो गई बाहर, यानी इसको इसने निकाल दिया बाहर। क्या निकाल दिया बाहर, यानी इसने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। भाई जिसको एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब किरणों को क्या किया जाता है, अवशोषित। तो मैं कहूं आपने λ1 डाली, इसने नहीं ली, इसने क्या कर दी उसको बाहर, इसने क्या कर दी इसको ट्रांसमिटेड कर दी। क्या कर दी, ट्रांसमिटेड, यानी उसको कर दिया बाहर। तो बताओ यहां पर कोई लाइन आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि उसने इस λ1 को अवशोषित नहीं किया है। अगर वो अवशोषित करता, बताओ यहां पर लाइन आती कि नहीं आती, अरे आती कि नहीं आती, अगर अवशोषित करता तो, लेकिन नहीं किया, उसने बाहर कर दिया, तो यहां पर आपके पास कोई लाइन नहीं आएगी। यानी यहां पर जो लाइन है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी यहां पर, एब्सेंट, यानी यहां पर कोई लाइन नहीं आएगी। अब मान लो λ2 डाल दिया λ2 और λ2 को कर लिया उन्हें अवशोषित। क्या कर लिया, अवशोषित। तो बताओ यहां क्या आपको λ2 मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। बताओ यहां पर उसकी लाइन आएगी कि नहीं आएगी। ये किसकी लाइन आ गई, ये हमारे पास आ गई λ2 की लाइन। किसकी लाइन आ गई, λ2 के लिए, यानी इस गैस के सैंपल ने इस λ2 को क्या कर लिया, अवशोषित क्या कर लिया, अवशोषित। और अगर उसने लैम्डा 2 को अवशोषित कर लिया, बताओ इस फोटोग्राफ प्लेट के ऊपर बताओ उसकी लाइन आएगी नहीं आएगी, दिख गई आपको लाइन। अब मान लो ऐसे लैम्डा 3 को कर दिया उसने बाहर कर दिया, तो मैं कहूंगा बताओ लैम्डा 3 की लाइन यहां पर एब्सेंट होगी कि नहीं होगी, यानी यहां पर लैम्डा 3 की कोई लाइन नहीं आएगी। मान लो लैम्डा 4 को भी उसने बाहर कर दिया बाहर, तो मैं कहूंगा यहां पर लैम्डा 4 की भी कोई लाइन नहीं आएगी। मान लो लैम्डा 5 को उसने बाहर कर दिया, मान लो आप तो कि बाहर कर दिया, तो यहां भी उसकी कोई लाइन नहीं आएगी। और मान लो लैम्डा 6 को कर लिया उसने अवशोषित, तो अवशोषित कर लिया तो यहां तो लाइन नहीं दिखेगी आपको, यहां लाइन बताओ यहां पर लाइन आएगी नहीं आएगी। ये किसकी लाइन आएगी, लैम्डा 6 की। किसकी लाइन आएगी, यानी लैम्डा 6, भाई जिसकी लाइन आएगी ना मतलब उस किरण को क्या कर लिया उसने अवशोषित, और जिसकी नहीं आएगी मतलब उसको क्या कर दिया उसने बाहर कर दिया। अब मान लो लैम्डा 7 को भी उसने बाहर कर दिया, तो यहां पर उसकी भी लाइन नहीं आएगी। मान लो लैम्डा 8 को भी बाहर कर दिया, तो यहां भी उसकी लाइन नहीं आएगी। मान लो लैम्डा 9 को भी बाहर कर दिया, तो यहां भी उसकी लाइन नहीं आएगी। और मान लो लैम्डा 10 को उसने अवशोषित कर लिया, बताओ यहां पर लाइन आएगी नहीं आएगी। और ये लाइन किसकी होगी, लैम्डा 10, किसकी होगी, लैम्डा 10 की। तो जब आप फोटोग्राफिक प्लेट देखोगे तो इस फोटोग्राफिक प्लेट में आपको कितनी लाइन दिखेंगी भाई, एक लाइन तो ये दिखेगी, एक लाइन ये दिखेगी, और एक लाइन ये अपने पास होगी लैम्डा 2, ये अपने पास होगी लैम्डा 6, और ये अपने पास होगी लैम्डा 10। बताओ कितनी लाइन दिखेगी, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपने जब लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 10 तक की किरणें इसके पढ़ा ली, तो इसमें से इसने केवल और केवल कितनी किरणों का अवशोषित किया, 3 किरणों। कौन कौन सी, एक तो लैम्डा 2 वाली, एक लैम्डा 6 वाली, और एक लैम्डा 10 वाली। बाकी सारी किरणों को इसने क्या कर दिया बाहर। और जो किरणें बाहर हो जाएंगी उनकी कोई भी लाइन इस स्पेक्ट्रम में आपको दिखाई नहीं देगी, और जो अवशोषित होगी उनकी लाइनें आपको इस स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। दिख रही है ना आपको, बताओ इनके बीच में एनर्जी दिख रही है, दिख रही है आपको, दिख गया अंतराल, दिख गया ना, क्या लाइनें लगातार है क्या, बताओ इनके बीच में गैप है कि नहीं। तो मैंने कहा था जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, उनके सबके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। दिख रहा है आपको डिसकंटिन्यूअस, कि एक लाइन तो यहां रही, एक लाइन यहां रही, एक लाइन यहां रही, बताओ इनके बीच में गैप दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। तो ये स्पेक्ट्रम कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस। कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस। और इसको एब्जॉर्प्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें लाइनें क्या हो जाती है, अवशोषित। क्या हो जाती है, अवशोषित। और वो लाइनें कहां दिखाई देती है आपको, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, इसलिए इस स्पेक्ट्रम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बात समझ आ गई आपको, मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ आ गई आपको, क्लियर है कि इस प्रकार लाइनें आपको दिखाई देंगी। क्लियर, बात समझ आ रही है। जो लाइनें बाहर हो जाएंगी उनकी लाइन आपको यहां पर दिखाई नहीं देगी, और जो लाइनें अवशोषित हो जाएंगी उनकी लाइनें आपको यहां पर दिखाई देंगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी लाइन तो एब्जॉर्ब होगी और कौन सी लाइन बाहर होगी। भाई तरीका तुम्हारे पास यही तो है, क्वेश्चन तुम्हारा यही होगा कि सर आपने तो बता दिया कि ये बाहर हो गई, ये बाहर हो गई, ये अवशोषित हो गई, बाहर हो गई, यानी ये तो अवशोषित हो गई, ये अवशोषित हो गई, ये अवशोषित होगी, और बाकी सारी क्या हो गई सर, बाहर। सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी तो अवशोषित होगी और कौन सी बाहर जाएगी, इसका पता लगाओगे आप। भाई ये तरीका तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें से कौन सी किरणें तो इसके अंदर आएंगी और कौन सी किरणें इसमें क्या हो जाएंगी, बाहर। तो उसका तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन कौन सी किरणें तो अवशोषित होती है और कौन कौन सी किरणें क्या होती है, बाहर। लेकिन उससे पहले आपको ये बात क्लियर है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि अगर आपने गैस का सैंपल लिया, मान लिया, और उसके ऊपर अगर आपने लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 10 तक की किरणें डाल दी, तो उसमें कुछ किरणें तो बाहर हो जाती है और कुछ किरणें क्या हो जाती है, अवशोषित। और अवशोषित किरणों की वजह से यहां पर लाइनें बनती है, उनको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। और मैंने कहा भी था तुमको कि जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी अपने पास एटम होते हैं, उनके सबके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। दिख रहा है आपको डिसकंटिन्यूअस, देखो एक लाइन तो यहां रही, एक यहां रही, एक यहां रही, बताओ इनके बीच में गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। तो गैप दिखेगा तो मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम का होगा डिसकंटिन्यूअस। और यहां पर लाइनों को एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे अपन,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम लिखेंगे इसका नाम रखेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देख लीजिए, आप पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बातें क्लियर है आपको। अब आपके दिमाग में केवल और केवल एक डाउट रह गया। क्या डाउट रह गया कि सर हमें ये कैसे पता लगाएंगे कि जो अपने पास सैंपल है वो कौन सी किरणों को तो बाहर करेगा और कौन सी किरणों को क्या करेगा, अवशोषित। सर हमको एक बार उसका पता लग जाएगा तो सर हम इस स्पेक्ट्रम को आसानी से बना देंगे। जो लाइनें अवशोषित हो जाएंगी उनकी लाइनें दिखा दोगे यहां पर, और जो लाइनें बाहर हो जाएंगी उनकी लाइनें यहां पर नहीं आएंगी। ये तो होगा कि सर जो लाइनें ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी बैंड बन जाएंगी, और जो लाइनें कोई बाहर कर देगा उसकी कोई भी लाइन इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर नहीं आएगी। उसे बोलेंगे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ आई? आता कि यानी मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि स्पेक्ट्रम को सामान्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला किस आधार बांटा गया है? प्रकृति के आधार पर। दूसरा कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आपके पास जो स्पेक्ट्रम वो दो प्रकार का होता है, एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होता है, एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक होता है हमारे पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिनमें लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होता, उसे बोलते हो आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लगातार लाइनें होंगी, उनके बीच में आपको कोई भी गैप दिखाई नहीं देगा। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? जिनमें लाइनों के मध्य क्या दिखाई देगा आपको? एनर्जी गैप। जैसे ऐसे दिख रहा है आपको गैप, इनके मध्य क्या होगा? ऊर्जा अंतराल आपको दिखाई देगा। और जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके पास एटम है, यानी जितने भी आपके पास अणु है, जितने भी आपके पास परमाणु हैं, उनके सबके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आई आपको? फिर मैंने बात की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कि ये स्पेक्ट्रम वो होता है जो लाइनों को अवशोषित करने से होता है। ये स्पेक्ट्रम वो होता है जो अपने पास जो एनर्जी आती है उसको क्या होता है? उत्सर्जित करने से। जो लाइनें एब्जॉर्ब होंगी उनकी लाइनें स्पेक्ट्रम दिखेंगी आपको, और जो लाइनें बाहर हो जाएंगी उनकी लाइनें आपको फोटोग्राफी प्लेट में दिखाई नहीं देगी। अब आपको केवल और केवल ये सीखना है कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो सैंपल है वो कौन सी लाइन को तो लेगा और कौन सी लाइन को बाहर देगा। बस ये पता लग जाएगा तो सर स्पेक्ट्रम बनाना बिल्कुल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? यानी आपका डाउट आपके पास ये रह गया होगा कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो आपके पास सैंपल है वो कौन सी लाइन को तो एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी लाइन को क्या करेगा? एमिट। अगर हमको इस बात का पता लग जाएगा तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आसानी से बना सकते हैं, अगर हमको इस बात का पता लग जाए तो। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको कि सर अगर हमको इस बात का पता लग जाए कि जो सैंपल है वो कौन सी लाइन को लेकर कौन सी लाइन को देगा तो स्पेक्ट्रम बनाना बिल्कुल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर बात है? बात समझ आ गई आपको? अब मैं बताता हूं आपको आप कैसे पता लगाओगे कि ये सैंपल किस लाइट को तो लेगा, किस लाइट को बाहर करेगा। वो बात करेंगे हम इससे आगे वाले लेक्चर में। यानी आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो सैंपल है वो कौन सी लाइट को तो लेता है, कौन सी लाइट को बाहर करता है। ठीक है, अभी सैंपल कुछ भी हो सकता है भाई, बताऊंगा आप कैसे पता लगाओगे। वो सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो, आप जो पढ़ाया जाता है उसको डिस्कस करो भाई। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है किसी विद्यार्थी को तो मुझसे पूछ सकता है। बात समझ गई आपको कि साई लाइनें तो बाहर नहीं करेगा, कुछ लाइनों को तो अवशोषित कर लेगा, कुछ लाइनों को कर देगा वो बाहर। जिन लाइनों को बाहर कर देगा उनकी लाइन नहीं आएगी, और जिनको अवशोषित कर लेगा उनकी लाइन कहाँ जाएगी? आपके पास फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। और जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता लगाएंगे कि जो सैंपल है वो कौन सी लाइटों को अवशोषित करता है और कौन सी लाइटों को क्या कर देता है? बाहर। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई इसके बारे में।